नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। सुबह सुबह आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तारीख है 30 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला गया है और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला गया हो। इससे पहले भी 1985 में राजीव गांधी की जब सरकार थी भारत में, तब भी इस मंत्रालय का नाम बदलकर कुछ किया गया था। तब इस मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। तो फिलहाल आज के वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, और उम्मीद भी है मेरी, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उसी दुनिया में मैं रहता हूं, तो मैं भी उम्मीद पर ही कायम हूं कि आज के वीडियो में मुझे 2000 लाइक मिलेंगे। मेरे 2000 लाइक आएंगे और जरूर आएंगे। वो दिन का इंतजार कर रहा हूं और देखते हैं कब आते हैं। फिलहाल आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए, क्योंकि चाहने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो मैं तो सिर्फ 2000 लाइक ही चाह रहा हूं अपने वीडियो पर। अगर आपको कोई कमी नजर आती है, कुछ भी आपको परेशानी महसूस होती है, कुछ भी आपको लगता है कि सर ऐसा होना चाहिए, सर वैसा होना चाहिए, तो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूं। जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं कमेंट आप सभी के पढ़ता हूं। आप जब लिखोगे तो मैं जरूर पढ़ूंगा। आप अच्छा लिखोगे तो भी मैं पढ़ता हूं, आप बुरा लिखो तो भी मैं पढ़ता हूं। तो फिलहाल चलते हैं इसी की तरफ और जरा पता लगाते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वापस बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आज कुछ आगे जाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे यहीं से, आज की शुरुआती क्वेश्चन ऑफ द डे से हो गई कि भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। अब चलते हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक नई शिक्षा नीति आई थी, नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी और 34 साल बाद इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। 34 साल तक, अभी तक 34 साल पहले तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुए थे। अब ये बदलाव क्या है, आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहला एक पॉइंटर तो आपको नोट ही कर लेना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा के तहत, शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी और इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति पर पिछले लगभग 5 साल से काम चल रहा था। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन, नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है, जो नई शिक्षा नीति की ड्राफ्टिंग की है, वो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने की है। नई शिक्षा नीति में जहां पर गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने की बाध्यता खत्म कर दी गई है। पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें सभी राज्यों में हिंदी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता थी। शिक्षा नीति में सरकार ने हायर एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की बात की है और इसके अलावा युवाओं में हायर एजुकेशन लेना पहले के मुकाबले अब काफी आसान हो जाएगा। नई शिक्षा नीति की कुछ अहम बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से यहां से बनने लायक है। शिक्षा नीति में, इस नई शिक्षा नीति में भाषा के विकल्प को बढ़ाया गया है। आराम से पढ़ना, आप मेरे साथ चलते रहो। आप ये मत देखो कि इतनी बड़ी स्लाइड है, इतना मैं कैसे पढ़ूंगा। देखो, पढ़ना ही जिंदगी है, वो पढ़ते ही जा रहे। सरकार की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि छात्र 2 साल से लेकर 8 साल की उम्र में भाषाएं सीख जाते हैं। इसलिए अगर उन्हें शुरुआत में ही स्थानीय भाषा के साथ साथ 3 अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जाए तो उन्हें और ज्यादा आसानी होगी और वो ज्यादा भाषाओं को सीख पाएंगे। मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, भाषा सीखने की क्षमता आपकी कम होती चली जाती है। इसीलिए देखा गया है कि जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो धड़ाधड़ फराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं और हमारे जैसे यूपी बोर्ड वाले हमेशा अंग्रेजी में टाइट रहते हैं। यहां पर एक सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। अभी तक हम लोग जिससे पढ़ के निकले हैं वो 10+2 सिस्टम था। 10 का मतलब 10th तक हम लोग माध्यमिक में रहते थे और फिर उसके बाद हम लोग इंटरमीडिएट में आ जाते थे। इसको बदलकर 5+3+3+4 यानी कि 4 डिपार्टमेंट में बांट दिया गया है। 5 में प्री प्राइमरी कक्षाएं होंगी, फिर 1 और 2 होगा, जबकि 3 से लेके 5 यानी कि 3, 4, 5 आपके तीसरे वाली कैटेगरी में डाला गया है और फिर 6, 7, 8 को 3 में डाला गया है और फिर 9, 10, 11, 12 को 4 वाले ब्लॉक में डाला गया है। यानी कि 3 से लेके 18 साल तक के छात्रों को नर्सरी से लेके 12वीं तक की कक्षाओं का जो अब जो लेवल होगा, जो स्तर होगा, वो 5+3+3+4 में बांटा जाएगा। जहां अभी तक हम लोग माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक और प्राइमरी इस तरह से पढ़ते थे, 10+2 के सिस्टम में पढ़ते थे, अब वो 5+3+3+4 हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमफिल पाठ्यक्रमों को बंद कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी बच्चा एमफिल नहीं कर पाएगा। अब जो एमफिल करता है वो बच्चा तो नहीं होता हाल फिलहाल, लेकिन अब एमफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस कोर्स को खत्म कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को पारित नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की जानकारी अब जो होगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा होगी, यानी कि आपको जो टेस्ट देने होंगे, जो पेपर देने होंगे वो प्रैक्टिकल पर आधारित ज्यादा होंगे। छात्रों के लिए फिजिकल एजुकेशन भी हो, इसके लिए इसको नियम रखे गए हैं और 2035 तक लक्ष्य है कि 50% जो सकल नामांकन है, यानी कि जो भी सकल नामांकन है, टोटल जो भी लड़के स्कूल के अंदर आते हैं या जो भी स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनका 50% कम से कम हायर एजुकेशन तक जरूर पहुंचना चाहिए। 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन बनाना होगा, जिसमें 3000 से अधिक छात्र होंगे। 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूशन होगा, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट पढ़ सकें। संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाएगा कि सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाए, ताकि कभी भी कोई बच्चा आगे जाके गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरी पाना चाहे तो उसके अंदर उस तरह के गुण पहले से ही विद्यमान हो। संस्थानों के पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा, यानी कि वो अपने कोर्सेज ऑनलाइन भी चला सकेंगे। उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को अब सिर्फ एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और वो सभी विश्वविद्यालय कहलाएंगे, यानी कि यूनिवर्सिटीज कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 में पेश की गई थी। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1985 में शिक्षा मंत्रालय बदलकर एचआरडी मंत्रालय किया गया था और आज जो भी बुधवार को इसमें जो भी बैठक हुई है उसमें नई शिक्षा नीति के मसौदे में इसका नाम बदलाव भी शामिल था, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। तो वर्तमान समय में हमारे शिक्षा मंत्री कौन होंगे? तो एमएचआरडी मिनिस्टर जो होंगे वो होंगे प्रकाश जावड़ेकर। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है कि केंद्र ने चीनी दूरसंचार उपकरणों का उपयोग रोकने के लिए सख्त नियम बनाने की पेशकश की है। आपको अभी याद होगा, अमेरिका और ब्रिटेन और जापान ने अभी कुछ समय पहले ही चीनी जो भी नेट गियर टेक्नोलॉजी वाले स्विच आते थे, जैसे हुआवे, उस कंपनी का नाम, बहुत बड़ी कंपनी है हुआवे, उसका नाम उसमें शामिल है, उसके उपकरण खरीदने के लिए बैन कर दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर जासूसी करने के आरोप है। हुआवे विश्व की सबसे बड़ी नेट गियर कंपनी बनाने वाली कंपनी है। नेट गियर यानी कि एक स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं जो एक कॉल से दूसरे कॉल या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आपको स्विच करती हैं। हुआवे इनकी सबसे बड़ी कंपनी है। हाल ही में उसको ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया था और जापान ने भी बैन कर दिया और अमेरिका ने भी बैन कर दिया है। लेकिन भारत ने किसी पर्टिकुलर कंपनी को बैन ना करते हुए कुछ नए नियम बनाने की बात की है और इनके लिए नियम का नाम रखे गए हैं मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट सिस्टम, जिसे MTCTE कहा जाएगा। मैंडेटरी टेस्टिंग यानी कि अब जब कभी भी ये उपकरण खरीदे जाएंगे तो इन्हें भारतीय प्रयोगशालाओं में पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा और सोर्स कोड जो होंगे वो देने पड़ेंगे। इन नियमों के तहत टेलीकॉम गियर निर्माताओं को अपने सोर्स कोड साझा करने होंगे ताकि पता चल सके कि वो किस तरीके से डिवाइसेस से काम ले रहे हैं और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी लैब द्वारा अपने उपकरणों में परीक्षण करवाना होगा। इन्होंने किसी कंपनी को बैन नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके के इन्होंने नियम बनाने की बात की है सरकार ने, इस तरीके से किसी भी ऑपरेटर को ये सारी चीजें करने में कम से कम 12 से 16 सप्ताह का समय लगेगा और ऐसे में कोई भी कंपनी इतना वेट नहीं करेगी। तो एक तरह से चाइनीज जो भी नेट गियर है उनको बैन किया जा रहा है। सरकार द्वारा MTCTE के उपयोग पर विचार करने का कदम वैश्विक प्रेरणा का एक हिस्सा प्रतीत होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुवाई में चीनी टेलीकॉम गियर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह आरोप लगाया गया था कि चीन के उपकरणों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जा रहा है। भारतीय दूरसंचार ऑपरेटरों ने हालांकि इस प्रतिबंध का विरोध किया है और कहा है कि सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से यह भी बताया गया कि उन्हें चीनी गियर खरीदने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीन गियर है यानी कि चीन की कंपनी से जो भी सामान आ रहे हैं, चीनी सामान से जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, वो 5G टेक्नोलॉजी इस समय सबसे उन्नत अगर किसी के पास है तो वो चाइना के पास है और किसी देश के पास इतनी उन्नत 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसे में अगर हम उनके उपकरण नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पिछड़ने की भी आशंका है और इस मुद्दे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी उठाया जा सकता है, जहां पर व्यापार में समानता के अधिकार को चुनौती दी जा सकती है।
आप इस तरीके से किसी भी कंपनी के ऊपर या किसी पूरे देश के प्रतिबंध नहीं लगा सकते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कि आप हमारे यहां जासूसी कर सकते हैं। या तो आपके पास पुख्ता सबूत हो, या तो आपके पास पूरी जानकारी हो कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत किसी देश में समानता के अधिकार से, यानी उसको व्यापार करने की समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा। हाल फिलहाल भारत जो है वो चीनी दूरसंचार उपकरणों के लिए, अभी आपको पता होगा कि पहले उन्होंने 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, फिर 47 ऐप पर और प्रतिबंध लगाया था जो इन 59 ऐप के क्लोन थे। उसके अलावा एक और नई खबर आई है सामने कि 370 वस्तुएं जो चीन से आयात की जाती हैं उनके भी मानक डिसाइड किए जाएंगे, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, यानी कि भारतीय मानक प्राधिकरण जो है, उनके ऊपर जांच बिठा रहा है कि वाकई में वो जो वस्तुएं चीन से आ रही हैं वो भारत में चलने लायक हैं या नहीं है। तो ऐसे में उन 370 आयातित वस्तुओं के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, उनको भी बैन किया जा सकता है। एमटीसीटी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मैंडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट सिस्टम। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अब्दुल कलाम यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 का शुभारंभ किया था। डेयर टू ड्रीम क्या है 2.0? ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा शुरू की गई एक प्रतियोगिता है, नवाचार प्रतियोगिता है। डेयर टू ड्रीम में देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में नवाचार हेतु व्यक्तियों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। डेयर टू ड्रीम 2.0 डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि पर। अगर आप सभी के पास थोड़ा सा समय हो, तो थोड़ा सा समय मतलब प्रतिदिन के अगर आधे घंटे भी आपके पास फ्री हो, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक पुस्तक आप सभी को पढ़नी चाहिए, अग्नि की उड़ान। जब आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो महान व्यक्ति था वो कभी हमारे जैसा ही था। उसमें और हम में सिर्फ एक ही चीज फर्क है कि हम जल्दी हार मान जाते हैं। हम जैसे ही देखते हैं कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहे या कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा या जिस चीज पे हम कई साल से मेहनत कर रहे हैं वो बेकार हो जा रही है, तो उन लोगों को जिनको भी लगता है कि उनका जीवन बुरे दौर से गुजर रहा है, तो उन्हें ये अग्नि की उड़ान पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने ये पुस्तक कम से कम अपने जीवन में 10 बार पढ़ी है। जब भी मुझे निराशा लगती है तो ये पुस्तक हमेशा मेरी पास रहती है, और मैंने इसको कम से कम हिंदी में ही पढ़ा है। मैंने इंग्लिश में इसको नहीं पढ़ा, लेकिन हिंदी में ही पढ़ने में मुझे कई बार हौसला मिलता है कि किस तरीके से एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काफी साल तक मेहनत करते रहे, हॉवर था एक, और वो अचानक से भारत सरकार ने बंद कर दिया। फिर एक मिसाइल प्रोग्राम था, उसको अचानक से भारत सरकार ने बंद कर दिया। तो ऐसे में एक वैज्ञानिक कितनी ताकत लगाता है, कितनी मेहनत करता है, उसके सालों की मेहनत के बाद का जो परिणाम होता है वो होता है उस प्रोजेक्ट को बंद कर देना। लेकिन फिर भी वो वैज्ञानिक हार नहीं मानता है और अंततोगत्वा वो देश के राष्ट्रपति, देश के सबसे सफल राष्ट्रपति के रूप में मनोनीत होता है। तो अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और ये जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, जाने माने वैज्ञानिक रहे और अभियंता के रूप में विख्यात थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में एक बेहद साधारण परिवार में रामेश्वरम शहर जो कि तमिलनाडु में वहां हुआ था, लेकिन उनकी मृत्यु अचानक एक व्याख्यान देते हुए 27 जुलाई मेघालय के शिलोंग में हो गई थी। 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पुस्तक जरूर पढ़िएगा, मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। न्यूजीलैंड ने एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को खत्म कर दिया है हांगकांग के साथ। 1997 में 1997 में जब हांगकांग चीनी का हिस्सा बना, यानी कि चाइना का हिस्सा बना, एक्चुअल में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह आता है कि सर हांगकांग सिटी है कि शहर है, क्या है ये? एक्चुअल में ना तो हांगकांग सिटी है ना तो हांगकांग शहर है, वो SAR है, यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। वो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है चाइना का। 1997 में हांगकांग चाइना के पास आया और चाइना ने वहां पर वन नेशन टू सिस्टम प्रथा लागू की। वन नेशन टू सिस्टम प्रथा के अंतर्गत ये मतलब था
कि चाइना ने हांगकांग को स्वायत्तता दे रखी थी, स्वतंत्रता दे रखी थी कि वो अपनी सरकार खुद चुन सकेंगे, वो अपने आर्थिक निर्णय खुद ले सकेंगे। बस हाँ, वो सैन्य का जो मामला होगा, सेना से जुड़ा हुआ जो मामला होगा, वो चाइना सरकार देखेगी। लेकिन हांगकांग को पिछले 2-3 वर्षों से लगने लगा जैसे 2014 में कुछ घटनाएं घटी, वहां के कुछ लोकतांत्रिक नेता मार दिए गए चीनी सेना द्वारा, और फिर कभी चुनाव में धांधली के आरोप लगने लगे, और फिर ऐसा लगने लगा कि 2017 आते आते एक नया मूवमेंट, अगर आप पढ़ने को मिले आप तो पढ़िएगा, अम्ब्रेला मूवमेंट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना। अम्ब्रेला मूवमेंट 2017 में हुआ था हांगकांग में। तो हांगकांग को यह लगने लगा है कि चीनी सरकार अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर अपनी जो आजादी थी उसको कम करती चली जा रही है। जो आजादी, जो उनके बीच में संबंध हुआ था, जो उनके बीच में एक तरह से उनके बीच में अनुबंध हुआ था, वो धीरे धीरे उसको तोड़ती चली जा रही है, और चाइना जो है वहां के लोकतंत्र में लगातार दखल दे रहा है। तो इस बात को लेकर काफी सारे विरोध जताए गए, इस सारे और विरोध होते रहे, और इसकी वजह से अभी हाल ही में चाइना ने वहां पे एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत वहां की संसद की मान्यता को एकदम खत्म कर दिया गया है, पहला पॉइंट तो ये। और पूरी तरीके से जो हांगकांग की सत्ता है उसको सेना के कब्जे में दिया जा रहा है धीरे धीरे करके। और ऐसे में तो न्यूजीलैंड ने हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है। प्रत्यर्पण संधि निलंबित करना मतलब कि किसी भी देश के साथ या किसी भी रीजन के साथ अपना सबसे पहला राजनीतिक संबंध तोड़ना होता है। प्रत्यर्पण संधि में यह होता है कि मान लीजिए हांगकांग में किसी ने अपराध किया और वो भाग के न्यूजीलैंड पहुंच गया, और अगर वो न्यूजीलैंड पहुंच गया तो न्यूजीलैंड और हांगकांग के बीच में अगर प्रत्यर्पण संधि है तो न्यूजीलैंड की जो सरकार होगी, जो पुलिस होगी, वो हांगकांग के उस अपराधी को अपने यहां भी अपराधी मानेगी और उसको वैसा ही ट्रीटमेंट देगी। भारत की बात करें तो भारत ने अब तक 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संबंधी संधि कर रखी है, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा जा रहा है कि कई सारे देश कि न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन ने भी अभी हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संबंधी संधि निलंबित कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हांगकांग में चाइना सरकार किसी को अपराधी घोषित कर देती है तो वो व्यक्ति बड़े आराम से अमेरिका जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है, कनाडा जा सकता है, ब्रिटेन जा सकता है, न्यूजीलैंड जा सकता है, और उसको वहां पे अपराधी की तरह ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि हांगकांग का कोई भी व्यक्ति इन देशों में शरण ले सकता है, और ऐसा हांगकांग के लोगों की स्वायत्तता को बचाने के लिए, स्वतंत्रता को बचाने के लिए अलग अलग देशों द्वारा किया गया अपना अपना प्रयास है। चीन न्यूजीलैंड का देखा जाए तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और अतीत में वह अक्सर प्रत्यक्ष राजनीतिक टकराव से बचता रहा है। यानी कि चीन सभी देशों से लड़ जाता है, लेकिन वो न्यूजीलैंड से बचता रहा क्योंकि न्यूजीलैंड से उसे काफी ज्यादा मामले में कृषि सामान न्यूजीलैंड से खरीदता है, और इसमें सबसे प्रमुख दूध पाउडर है। न्यूजीलैंड के साथ अगर उसके संबंध खराब हुए तो उसे कहीं ना कहीं अपने व्यापार के ऊपर चिंता सताएगी। वैसे प्रत्यर्पण संधि के बारे में मैंने बता ही दिया कि दो देशों के बीच में ऐसी संधि है जिसके अनुसार देश में अपराध करके किसी दूसरे देश में जाकर रहने वाले अपराधियों को उस देश में प्रत्यर्पित कर दिया जाता है, और भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन प्रधानमंत्री हैं, राजधानी वेलिंगटन है, और ये ओसेनिया में है। ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया। नीचे रहेंगे तो आपको न्यूजीलैंड मिलेगा। हांगकांग की स्थिति देखिए, ये आपका है चाइना। चाइना में ये दक्षिणी चीन सागर पे जुड़ा हुआ छोटा सा क्षेत्र है हांगकांग। हांगकांग कभी भी एक आजाद देश नहीं रहा। 1997 तक वह ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत था, और उसके बाद हांगकांग जो है वो हांगकांग कॉलोनी जो है वो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन गया, और ये केवल फॉर द ऑफिशियल पर्पस पार्ट ऑफ चाइना है, बट ऑल द इनहेरेंस एंड पर्पसेस इट्स अलाउड टू ऑपरेट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। केवल ऑफिशियल पर्पस यानी कि जो भी कागजी कार्रवाई वगैरह उसके लिए सिर्फ चाइना पे ऊपर डिपेंड था, लेकिन अब वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हांगकांग की राजधानी है सिटी ऑफ विक्टोरिया। अगली जानकारी पर चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर को नीति आयोग ने अभी हाल ही में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में फरवरी जून 2020 के दौरान का छत्तीसगढ़ के बीजापुर को शीर्ष आकांक्षी जिला घोषित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इसमें पिछड़े इलाकों के डेवलपमेंट शामिल है, और इसमें 49 संकेतों का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने पिछले साल की तुलना में कितना डेवलपमेंट किया है।
पिछले साल की तुलना में या कुछ महीनों के जैसे फरवरी से जून के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों की जिलों की बात की जाए तो उन्हें पुरस्कृत किया जाता है और शीर्ष आकांक्षी जिलों के नीति सूची जारी की जाती है, उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में प्रथम स्थान पर आया है, जबकि मेघालय का री भोई और उत्तर प्रदेश का बहराइच जिले को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया। पिछले साल की बात करें 2019 की रैंकिंग में, तो उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला जो था वो शीर्ष आकांक्षात्मक श्रेणी में पहले नंबर पे था। यह डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे सहित 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा की गई वृद्धिशील प्रगति पर विचार करती है। अगली जानकारी पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में रोजगार संगी नामक एक योजना लॉन्च की थी, ताकि जो आपके जिनको भी रोजगार की जरूरत है वो इस ऐप के जरिए रोजगार पा सके। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अभी हाल ही में गौरेला पेंड्रा मैं वेही को 28वां डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ जो है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना फार्मर्स के लिए लेकर आई थी, और छत्तीसगढ़ जो है ये इस अब मनरेगा के तहत लॉकडाउन में इस साल सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी, जिनका 74 वर्ष की उम्र में अभी निधन हो गया था, छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना जिसने गोधन न्याय योजना को शुरू किया है, जिसमें गोबर को खरीदा जाएगा 2 रुपए किलो के हिसाब से और उसको कंपोस्ट बनाने के बाद 8 रुपए किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। कैपिटल रायपुर है। गवर्नर वर्तमान समय में अनुसुईया उइके हैं। चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में भूपेश बघेल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से आते हैं। वाइल्ड एशियन बफेलो, जंगली भैंसा, जंगली एशियाई भैंसा स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड है पहाड़ी मैना। नेशनल पार्क की बात करें तो कुतरू नेशनल पार्क, कांगड़ा वैली नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। लोकसभा में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। तो रोजगार संघी ऐप कहां से शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ से। गोधन न्याय योजना कहां से शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ से। ये हिंदी में स्लाइड है। एक स्मार्ट इंडिया हैकथॉन चल रहा था, विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रतियोगिता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 को आगामी 1 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में संबोधित करेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय बन गया है, कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा इस हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। हैकथॉन का एक प्रतियोगिता है जिसमें छात्रों को हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और उस पर जाकर उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन ये सॉफ्टवेयर के बेस ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा। 10,000 छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ 1 अगस्त को होने वाले ग्रैंड फिनाले में प्रतिस्पर्धा करेंगे और प्रत्येक समस्या के लिए विजेता को पुरस्कार के राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन इसका फाइनल होगा 1 अगस्त को और ये इसका चौथा संस्करण है। किसने किया है? MHRD, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय बोला जाएगा। अगली जानकारी है, भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा सहायता प्रदान की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त अनुरोध के जवाब में उत्तर कोरिया को यह चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। ऐसा अनुरोध हमसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। टेड्रोस एधनॉम वर्तमान समय में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और भारत WHO का स्थायी अध्यक्ष बना हुआ है। भारत सरकार ने एग्जीक्यूटिव, मतलब कि उनकी एक एग्जीक्यूटिव परिषद होती है, कार्यकारी परिषद का स्थायी अध्यक्ष वर्तमान समय में भारत है। भारत सरकार ने एंटी ट्यूबरकुलोसिस दवाओं के तौर पर नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का फैसला किया। अगली जानकारी है, आपको याद होगा कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे लालजी टंडन का निधन हो गया लखनऊ में। उनका पूरा कर्मभूमि लखनऊ था। तो लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की एक सड़क और चौक का नाम मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। अब चौक चौराहा को लालजी टंडन चौराहा और लखनऊ हरदई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पूर्व सांसद राज्यपाल टंडन ने लखनऊ में पार्षद बनने के बाद अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इससे पहले लखनऊ में हजरतगंज चौराहे का नाम भी बदल दिया गया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 2018 में मृत्यु के बाद उनका नाम पे लिख दिया गया था। तो उसको अटल चौराहा कहा जाता है आजकल, हजरतगंज चौराहे को। एक अवार्ड के बारे में बात करते हैं। आदित्य सोलर फेरी है। सोलर फेरी का मतलब होता है कि
सोलर ऊर्जा से चलने वाली एक नौका है और ये विश्व की सबसे बड़ी नौका भी है जो सोलर से चलती है। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में, ये पुरस्कार हर साल इलेक्ट्रिक बोट्स एंड बोटिंग के लिए दिया जाता है, तो गुस्ताव ट्रोव अवार्ड जीत लिया है। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौका की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है। नवलत बोल्ट्स की आदित्य नवलत बोट्स आईआईटी मद्रास का एक सौजन्य है, एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बोट्स बनाती है। तो एक सौर ऊर्जा संचालित यात्री नौका है जो इलेक्ट्रिक समुद्री प्रणोदन की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, यानी कि भविष्य में आने वाली जो भी सोलर फेरीज होंगी वो इसी के आधार पर डेवलप की जा सकेंगी। इसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और ये पूरी तरह से सोलर चलती है। फिलहाल ये केरल राज्य जल परिवहन विभाग के पास है, जो जनवरी 2017 से अलपुझा जिले में वैकोम थ्वानक्वाक्वाडू मार्ग पर चलती है। वैकोम से थ्वानक्वाक्वाडू। तो आदित्य क्या है? एक सोलर फेरी है जिसको अभी हाल ही में गुस्टेव ट्रूव अवार्ड प्रदान किया गया है क्योंकि यह देश की सबसे अच्छी सोलर नौका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है और इस बार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं को घोषणा की गई, जिसमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापत्तनम के डॉक्टर वीवीएस शर्मा और ध्रुवी तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जबकि वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए डॉक्टर एस सुरेश बाबू को यह प्रदान किया गया है। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट याद करना है, प्रोफेसर अशोक साहनी। अब बारी न्यूज फटाफट की। 29 जुलाई को हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं। विश्व भर में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों के नाम पर समर्पित किया गया है। और आपको ये जानकर अच्छी लगेगा कि दुनिया के 70% बाघ हमारे पास है। पूरे भारत में अभी पिछले साल हुई जनगणना के मुताबिक 2967 बाघ हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा बाघ आपके मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। जेमी वार्डी ने अभी हाल ही में प्रीमियर लीग के गोल्डन बूट अवार्ड को जीत लिया है। लीसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वार्डी 2019-20 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियम लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे एमरिक ऑबेमबांग, साउथहैम्पटन डैनी ड्रम्स और मैनचेस्टर सिटी के फॉरवर्ड रेहम स्टर्लिंग को हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार जीता। इसी के साथ जेमी इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले लीसेस्टर सिटी खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले 20 वर्षों में हैरी केन के बाद केवल दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। मैनचेस्टर सिटी के ब्राजील कीपर एंडरसन ने बर्नल के निक पीक को पुरस्कार के लिए नॉर्विच सिटी के खिलाफ सीजन में अपनी 16वीं क्लीन शीट रखने के लिए बाद गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता था। तो प्रीमियम गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है? प्रीमियर लीग का गोल्डन बूट पुरस्कार इस बार जीता है जेमी वर्डी ने। सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग ने रैंक किए गए सबसे आकांक्षी जिलों की सूची में किसको पाया है? छत्तीसगढ़ का बीजापुर। इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता किसने शुरू की है? डीआरडीओ ने। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने, ब्रिटेन ने किसके साथ प्रत्यर्पण संबंधी खत्म कर दी है? हांगकांग के साथ। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? चौथा। और हाल ही में भारत ने किसको $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? नॉर्थ कोरिया को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। और किसके नाम से चौक चौराहा को और लखनऊ हरदोई रोड को जाना जाएगा? तो वो है लालजी टंडन, जिनका भी देहांत हो गया था। इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित भारत की आदित्य जो सोलर फेरी है भारत की, इसने सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक नौका पुरस्कार जीता है। पृथ्वी विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार का लाइफ टाइम पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर अशोक साहनी को। और विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और किसे 2019-20 के सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है? तो वह है जेमी वर्डी। अब बारी है आज के क्विज की। इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता किसने शुरू की है? डीआरडीओ। फरवरी जून 2020 की अवधि के लिए नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? तो वह है बीजापुर, छत्तीसगढ़ का बीजापुर। न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और ब्रिटेन ने किसके साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, खत्म कर दिया है? तो वह है हांगकांग।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 कौन सा संस्करण हो रहा है? चौथा, इसका फाइनल 1 अगस्त को होगा। हाल ही में भारत ने किसको $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? तो वह है नॉर्थ कोरिया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके नाम से चौक चौराहे को लखनऊ हरदई रोड के नाम से जाना जाएगा? तो वो होंगे लालजी टंडन। इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग की उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टाव ट्रोव अवार्ड भारतीय किस नौका को मिला है? तो वो है आदित्य। सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक नौका का पुरस्कार मिला है। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय पुरस्कार का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार किसको भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया? तो वो है प्रोफेसर अशोक साहनी। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और किसको 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के लिए प्रीमियर लीग्स के गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड से नवाजा गया है? तो उनका नाम है जेमी वर्डी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अपना प्रॉमिस भूलिएगा नहीं, 2000 लाइक करने हैं। आज के लिए इतना ही रखता हूं। ख्याल रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय।